हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम गाइस, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज हमारा दूसरा स्पेशल सेशन है जहां पे हम जेके एसएसबी के द्वारा मेडिकल एजुकेटर के लिए जो सीबीटी एग्ज़ाम में कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे उन क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। पिछले सेशन में हमने कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस किया, वहां पे हमने कुछ एडिशनल पॉइंट्स आपको बताए। इस सेशन में भी हम कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और कुछ एडिशनल पॉइंट्स आपको बताएंगे। हम आपको एक चीज़ रिकमेंड करेंगे, लेक्चर देखने से पहले प्लीज़ मेक श्योर कि आप अपने साथ पेन और पेपर रेडी रखें ताकि आप अपने नोट्स में कुछ और चीज़ें एडअप करें। ठीक है, चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन है हमारे पास जो क्वेश्चंस आए थे जेके एसएसबी के द्वारा। पहला क्वेश्चन ये पूछा गया था, इन इंटरनेट एड्रेस द नेचर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन फॉर टर्म ORG इज़। ORG जो हम यूज़ करते हैं हम हमारे इंटरनेट एड्रेस में, ईमेल या जैसे वेबसाइट लिंक में, तो वो क्या रेफ़र करता है, ORG क्या रेफ़र करता है। ऑप्शन ए इज़ ओरिजिनल, ऑप्शन बी इज़ नॉन कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन सी इज़ ओरिजिन, ऑप्शन डी इज़ कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन। मैंने आपको बताया था जब हमने पढ़ा था कि .com .org जब .mil मिलिट्री पर्पज़ के लिए जो इस्तेमाल होते हैं, .in कंट्री, अगर हम कंट्री को देखेंगे तो .in इंडिया के लिए इस्तेमाल होता है, .pk पाकिस्तान के लिए इस्तेमाल होता है, .au ऑस्ट्रेलिया के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये सभी चीज़ें मैंने आपको बताई थी। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है, अगर आपके इंटरनेट एड्रेस में ORG है इसका क्या मतलब है। ऑप्शन ए ओरिजिनल, नहीं ओरिजिनल नहीं है। ऑप्शन सी ओरिजिन, नहीं ओरिजिन भी नहीं है। अब क्या कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है या नॉन कमर्शियल। देखिए, अगर .com होता है हमारे पास तो ये हमारे पास बनता है कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन .org है इसलिए नॉन कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन के लिए रेफर कर, नॉन कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन को रेफर करता है। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 ये पूछा गया था, देखिए, रैंडम एक्सेस मेमोरी दैट यूजेस ए सिंगल ट्रांजिस्टर कैपेसिटर पेयर फॉर ईच बिट इज कॉल्ड। वो रैंडम एक्सेस मेमोरी जिसमें यूज़ होता है ट्रांजिस्टर कैपेसिटर पेयर। ठीक है, मैंने आपको बताया था ट्रांजिस्टर कैपेसिटर किस में यूज़ होता है और हमारा जो फ्लिप फ्लॉप्स है वो किस में यूज़ होता है, ये मैंने ऑलरेडी आपको बताया है, तो आप लोग खुद बता सकते हैं। ऑप्शन ए इज़ डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, ऑप्शन बी इज़ स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, ऑप्शन सी इज़ नॉन वोलेटाइल स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, ऑप्शन डी इज़ सीडो स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, तो मैंने ऑलरेडी आपको ये बताया है, ये हमने डिस्कस भी किया मेमोरी में, जब हमने अभी कुछ दिनों पहले MCQ सेशन किया था उसमें भी मैंने ये डिस्कस किया है, तो ये मैंने पढ़ाया है। क्या कहते हैं हम उसको, देखिए, ट्रांजिस्टर कैपेसिटर किसके लिए इस्तेमाल होता है, ये होता है इस्तेमाल डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी के लिए। ठीक है, और अगर हमें पूछा जाता स्टैटिक मेमोरी के लिए क्या इस्तेमाल होता है, आप अगर याद है आप लोगों को, तो मैंने आपको बताया था इसके लिए हम फ्लिप फ्लॉप्स यूज़ करते हैं। ठीक है, फ्लिप फ्लॉप्स यानी कि इसको हम कभी कभी लैच भी कहते हैं। यहाँ पे जो एक बिट जाता है ना इस फ्लिप फ्लॉप में, वो लॉक हो जाता है इसमें, इसलिए इसको लैच कहते हैं। तो यहाँ पे बार बार इसलिए इसको रिफ्रेशमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन डायनेमिक मेमोरी में कैपेसिटर्स और ट्रांजिस्टर्स यूज़ होते हैं, वहाँ पे हमें चेंज इन करंट चाहिए, इसलिए वहाँ पे बार बार उसको रिफ्रेश करना पड़ता है। डायनेमिक मेमोरी के लिए ट्रांजिस्टर कैपेसिटर यूज़ होता है और स्टैटिक मेमोरी के लिए फ्लिप फ्लॉप्स यूज़ होते हैं। ये मैंने ऑलरेडी पढ़ाया था आप लोगों को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 ये पूछा गया था, डैश डैश इज़ ए फ्री सॉफ्टवेयर शेयर्ड बाय ओनर फॉर ट्रायल यूज़ विच कैन बी अपग्रेडेड अपॉन पेमेंट। ये ऐसा सॉफ्टवेयर है जो ओनर जो पहले ट्रायल पर्पज़ के लिए देता है, लेकिन बाद में अपग्रेड करने के लिए आपको पेमेंट करनी पड़ती है। ऑप्शन ए इज़ शेयरवेयर, ऑप्शन बी इज़ पोर्टलेट, ऑप्शन सी इज़ वेब प्रोवाइडर, ऑप्शन डी इज़ साइट प्रोवाइडर। मैंने ये सभी टर्म्स आपको अच्छी तरह से पढ़ाई हैं। ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी में मैंने आपको बताया था फ्रीवेयर क्या होता है, शेयरवेयर क्या होता है, ये सभी चीज़ें मैंने आपको अच्छी तरह से क्लियर की हैं। फिर आप बताएंगे कि हमने ये नहीं पढ़ा था, तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं आप। ठीक है, और बहुत सारे बच्चे जिस तरह से कह रहे हैं कि सर इतना ज़्यादा टफ पेपर आया था, एक भी क्वेश्चन भी नहीं आया था जो हमने कंप्यूटर वगैरह पढ़ा था, लेकिन ऐसा नहीं है, क्वेश्चन बहुत अच्छे आए थे और हमने पढ़ाया भी है इस लेवल का। देखिए, इसका करेक्ट आंसर आप लोगों को पता है, मुझे ज़्यादा डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। शेयरवेयर मैंने आपको बताया था, जहाँ पे ओनर पहले आपको कुछ ट्रायल पर्पज़ के लिए कुछ वर्जन देता है, उसके बाद उसको अपग्रेड करने के लिए आपको पेमेंट करनी पड़ती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके सामने, द बायोस बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन इज स्टोर्ड इन ए मेमोरी चिप कॉल्ड। बायोस जो होता है ये एक मेमोरी चिप में स्टोर होता है, उस चिप को हम क्या कहते हैं। ठीक है,
ऑप्शन ए इज़ पी चैनल मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, ऑप्शन बी इज़ चैनल डेटा सेमीकंडक्टर, ऑप्शन सी इज़ कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, ऑप्शन डी इज़ एन चैनल मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। ये भी मैंने आप लोगों को बताया है, ये पॉइंट ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है, अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको बताया था बायोस के लिए किस में स्टोर होता है, तो ये स्टोर होता है सीमॉस में। सीमॉस बैटरी की हमने बात की थी डेट एंड टाइम जब मैंने आपको बताया था। तो सीमॉस बैटरी में स्टोर होता है कंप्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, यानी कि सीमॉस में स्टोर होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पे चले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्पैक्ट प्रिंटर दैट प्रिंट्स एन एंटायर लाइन एट अ टाइम। देखिए टिपिकल क्वेश्चन है, रादर देन ए कैरेक्टर एट अ टाइम। कौन सा ऐसा इम्पैक्ट प्रिंटर है इन इम्पैक्ट प्रिंटर्स में से जो 1 लाइन एट अ टाइम प्रिंट करता है, ना कि 1 कैरेक्टर एट अ टाइम। ठीक है, एक ही प्रिंटर है हमारे पास। ऑप्शन ए इज डेजी व्हील प्रिंटर, ऑप्शन बी इज लाइन प्रिंटर, ऑप्शन सी इज डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर्स, ऑप्शन डी इज लेबल प्रिंटर्स। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। लाइन प्रिंटर्स 1 लाइन एट अ टाइम प्रिंट करता है। ठीक है, और जो हमारे पास नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स है वो 1 पेज जो है के हिसाब से 1 पेज एट अ टाइम प्रिंट करता है। अच्छा चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे चले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे सामने, डैश डैश इज ए magnetically sensitive and flexible plastic wafer housed in a plastic case in which the disk drive can store or retrieve information from any part। ये क्या होता है, मैग्नेटिकली सेंसिटिव होता है। ठीक है, फ्लेक्सिबल प्लास्टिक वेफर होता है इसके बाहर, फ्लेक्सिबल प्लास्टिक कवर होता है इसके बाहर। देखिए ऑप्शन है आपके पास यूएसबी फ्लैश ड्राइव, ऑप्शन बी इज टेप ड्राइव, ऑप्शन सी इज फ्लॉपी डिस्क, ऑप्शन डी इज हार्ड डिस्क। ठीक है, देखिए हार्ड डिस्क तो यहाँ ऑप्शन से बाहर होता है क्योंकि इसमें मेटेलिक केस होता है, इसमें प्लास्टिक केस नहीं होता है। ठीक है, टेप ड्राइव भी इस्तेमाल नहीं होगा यहाँ पे, इसमें हमने देखा है इसमें जो है मैग्नेटिकली सेंसिटिव मटेरियल नहीं होता है, बल्कि इसमें क्या होता है इस्तेमाल, आयरन ऑक्साइड और क्रोमियम डाइऑक्साइड। इसके बाद हमारे पास यूएसबी और फ्लॉपी डिस्क बचता है, लेकिन यूएसबी के लिए हमारे पास प्लास्टिक केस नहीं होता है, बल्कि प्लास्टिक केस किसके लिए इस्तेमाल होता है, वो होता है फ्लॉपी डिस्क के लिए। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे चले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, द कंटेंट्स ऑफ a dash can be erased by exposing it to the ultraviolet light। अल्ट्रावायलेट लाइट से हम किसी डिस्क से डेटा जो है उसको इरेज कर सकते हैं, उससे हम क्या कहते हैं, ऐसी मेमोरी को हम क्या कहते हैं। ऑप्शन ए इज़ इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ऑप्शन बी इज़ प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ऑप्शन सी इज़ कैशे मेमोरी, ऑप्शन डी इज़ इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, आपके पास 4 ऑप्शंस हैं। अल्ट्रावायलेट रेज से, अल्ट्रावायलेट लाइट से जो डेटा को वाइप करता है, जो डेटा को इरेज करता है, उससे हम क्या कहते हैं। देखिए इलेक्ट्रिकली तो पहले ये है नहीं, ऑप्शन डी यहाँ से हमारे पास बाहर निकलता है। ठीक है, ऑप्शन डी कैशे मेमोरी भी नहीं है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी जो है, ये एक बार इसको हम प्रोग्राम कर सकते हैं, उसके बाद हम इसको बार बार इरेज नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमारे पास जो मेन टाइप ऑफ इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी है, ऑप्शन ए बचता है। दिस इज़ द करेक्ट आंसर। इसी के जो वेरिएंट्स है वो है हमारे पास इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, और इसी का वेरिएंट है हमारे पास अल्ट्रावायलेट इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, ये दोनों इसी के वेरिएंट्स है, इसलिए हमारे पास मेन टाइप दिया गया है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। क्वेश्चन को देख के, ऑप्शंस को देख के आपने ऑप्शन सेलेक्ट करना पड़ता है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसमें कोई खास चीज़ है नहीं, जिस तरह से बच्चे जो है बहुत बौखला गए हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ एन ऑटोमेटिक डॉक्यूमेंट फीडर। ऑटोमेटिक डॉक्यूमेंट फीडर या एडीएफ जिसे हम कहते हैं, जहाँ पे हम एक बार फीड करते हैं उसके बाद ऑटोमेटिकली जो है स्कैन हो जाते हैं सारे डेटा डॉक्यूमेंट्स, उसे हम क्या कहते हैं। ऑप्शन ए इज़ प्रिंटर, ऑप्शन बी इज़ क्यूआर स्कैनर, ऑप्शन सी इज़ स्मार्ट कार्ड रीडर, ऑप्शन डी इज़ फ्लैट बेड स्कैनर। मैंने आपको इनपुट आउटपुट डिवाइसेस नहीं पढ़ाया था, आपको इनपुट आउटपुट डिवाइसेस सुमित सर ने पढ़ाया था। आई एम श्योर कि उन्होंने आपको इस बारे में बताया होगा। एडीएफ जो है ऑटोमेटिक डॉक्यूमेंट फीडर, ये है फीचर किसका, ये फीचर है फ्लैट बेड स्कैनर का। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगर याद नहीं रहा तो इसको याद रख लीजिए कि स्कैनर का फीचर होता है ऑटोमेटिक डॉक्यूमेंट फीडर, जहाँ पे बहुत सारे पेजेस एट अ टाइम जो है
स्कैनर के अंदर फीड हो जाते हैं, उसके बाद एक एक करके वो पेज को प्रिंट करता है। ठीक है, स्कैनर का फीचर है ये, इसको याद रखें। क्वेश्चन नंबर 9 है आपके सामने, इन विच वर्जन द विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम introduced the start button that provides direct access to the system utilities and application programs। सिस्टम यूटिलिटीज़ और एप्लीकेशन प्रोग्राम्स के लिए स्टार्ट बटन यहाँ पे हमारे पास विंडोज़ ने जो है इंट्रोड्यूस किया। ये कब किया था, कौन से वर्जन में किया था? मैंने आपको विंडोज़ के वर्जन्स पढ़ाए थे, मैंने आपको फर्स्ट वर्जन पढ़ाया था, मैंने आपको लास्ट वर्जन पढ़ाया था, क्योंकि आपका जो सिलेबस है वो 10 मार्क्स का सिलेबस है, इन लोगों का जो सिलेबस था वो 20 मार्क्स का सिलेबस था, इसलिए ये क्वेश्चन इन लोगों को पूछा गया था। आई एम श्योर कि आप लोगों का ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे गए, फिर भी अगर हमारे पास टाइम बचा हम इन चीज़ों को भी साथ साथ डिस्कस करेंगे, कौन कौन से वर्जन्स में क्या क्या चीज़ें इंट्रोड्यूस होगी। ये चीज़ें भी हम कोई गुंजाइश नहीं छोड़ेंगे जहाँ पे हमें खतरा रहेगा कि हमारा जो क्वेश्चन है कल मिस हो जाएगा। ठीक है, तो ये कब इंट्रोड्यूस किया गया था? ये किया गया था इंट्रोड्यूस विंडोज़ 95 में। ठीक है, अच्छा, एक्सेल के मैंने वर्ड और ऑफिस के जो आपके एमसीक्यूज़ हैं उनको इंक्लूड नहीं किया है ज़्यादातर, क्योंकि वो क्वेश्चंस जो हैं अभी हमारा एमसीक्यू सेट आने वाला है उसमें वो सभी क्वेश्चंस मैं इंक्लूड करूंगा, और साथ ही साथ वहाँ पे मैं आपको बताऊंगा किस कौन सी ट्रिक्स वगैरह हैं जो उनको याद रखने के लिए आपको ज़रूरत पड़ेंगे, और वो वहाँ पे ही हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हम आज उन चीज़ों को डिस्कस नहीं करेंगे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, ये एक्सेल का क्वेश्चन है, एक्सेल में से ये क्वेश्चन पूछा गया है, विच फंक्शन रिटर्न्स द करंट डेट एंड टाइम। करंट डेट एंड टाइम कौन सा फंक्शन, इसके लिए हम ये फंक्शन सभी पढ़ेंगे, कौन कौन से फंक्शन यूज़ होते हैं हमने पहले नहीं पढ़े थे, लेकिन इन चीज़ों को हम अच्छी तरह से देखेंगे, कौन कौन से फंक्शन किस किस के लिए इस्तेमाल होता है। देखिए, नाउ जो है ये हमारे पास एक फंक्शन है, डेट वैल्यू है हमारे पास, डे है हमारे पास एक फंक्शन, रोमन है हमारे पास एक फंक्शन। ठीक है, ये फंक्शन को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, फंक्शन का नाम और उसके बाद फिर 2 हमारे पास पैरेंथेसिस। देखिए, ये जो हमारे पास रोमन है ये आपके नंबर को रोमन में कन्वर्ट करता है, इसके लिए इस्तेमाल होता है रोमन फंक्शन। डे आपको नंबर ये देता है कौन सा डे है, फ्राइडे है, सैटरडे, संडे है। जब आप डे फंक्शन यूज़ करेंगे आपको बता देगा, वहाँ पे स्क्रीन पे आ जाएगा कौन सा डे है। अच्छा, डे वैल्यू यानी कि डे का नंबर कौन सा है, 1 है, 2 है, 3 है। ठीक है, अगर मंडे होगा तो 1 होगा, अगर ट्यूसडे होगा तो 2 होगा। ठीक है, इसी तरह नाउ अगर आप देंगे तो आपको डेट एंड टाइम मिल जाएगा, कौन सा डेट है और उसके साथ टाइम क्या है इस वक्त। ठीक है, करंट टाइम एंड करंट डेट आपको बता देता है। तो अगर आपसे यहाँ क्वेश्चन में पूछा गया है करंट टाइम और करंट डेट के लिए कौन सी फंक्शन इस्तेमाल होती है, नाउ फंक्शन इस्तेमाल होती है। एक्सेल में हम ये सभी चीज़ें डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, आप देख लीजिए क्वेश्चन कितना डीप पूछा गया है, यहाँ पे रेट के बारे में बात हो रही है। ब्लॉक इंटरलीव्ड पैरिटी बिलोंग्स टू विच रेट लेवल। हमारे पास रेट जो है, रेट का फुल फॉर्म है रिडंडेंट एरे ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क्स। ठीक है, ये प्लीज़ आप अपना पेन और पेपर उठाइए और ये चीज़ें मैं यहाँ पे कुछ पॉइंट्स बताने जा रहा हूँ आपको जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। रेड आपका यहाँ पे ही क्लियर हो जाएगा। प्लीज़ मेक श्योर आप पेन और पेपर साथ में ले रहे हैं और अभी साथ साथ ये नोट्स बना रहे हैं। रेड का फुल फॉर्म है रिडंडेंट एरे ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क्स। कुछ बुक्स इसको कहते हैं रिडंडेंट एरे ऑफ इनएक्सपेंसिव डिस्क्स। याद रखें, रिडंडेंट एरे ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क्स और रिडंडेंट एरे ऑफ इनएक्सपेंसिव डिस्क्स। ठीक है, ये हमारे पास है रेड। रेड होता क्या है? रेड एक टेक्नोलॉजी है जिसमें हम बहुत सारे डिस्क्स को जो है उनको इस तरह से अरेंज करते हैं ताकि डेटा का जो रिट्रीवल है वो आसान हो जाए, थोड़ा सा डेटा का साइज़ बढ़ जाए। ठीक है, और बहुत सारी और रिडंडेंसी बढ़ जाए। ये बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी फीचर्स ऐड करने के लिए हम बहुत सारी डिस्क्स को इस तरह से अरेंज करते हैं। किस तरह से अरेंज करते हैं, आपको 3 टर्म्स पहले याद रखनी होगी। पहला टर्म है हमारे पास स्ट्रिपिंग। ठीक है, स्ट्रिपिंग होता है यहाँ पे कंप्यूटर्स में स्ट्रिपिंग होता है। एक मेमोरी हमारे पास अगर कोई डेटा होता है उस डेटा को डिवाइड करते हैं छोटे छोटे टुकड़ों में, छोटे छोटे स्ट्रिप्स में, और उसको फिर अलग अलग जगहों पे स्टोर रखते हैं, उससे हम कहते हैं स्ट्रिपिंग। याद रखें, स्ट्रिपिंग क्या होता है? डेटा को तोड़ देना छोटे छोटे हिस्सों में, उसके बाद उनको अलग अलग जगहों पे स्टोर रखना, ये होता है स्ट्रिपिंग। मिररिंग होता है दूसरा। मिररिंग क्या होता है? मिररिंग होता है एक डेटा को कॉपी करना, सेम कॉपी उसी डेटा की, उसकी डुप्लीकेट कॉपी बहुत जगहों पे स्टोर रखना। ठीक है, ताकि अगर एक जगह पे वो बिगड़ जाए वो डेटा तो दूसरी जगह से हम उठा सकते हैं, उससे हम कहते हैं मिररिंग। ठीक है, तीसरा रहता है हमारे पास पैरिटी। ठीक है,
तीन चीज़ें आप याद रखें। पहला स्ट्रिपिंग हुआ, डेटा को डिवाइड करना। दूसरा हमने मिररिंग देखा कि डेटा का डुप्लीकेट कॉपी बनाना, बहुत सारी जगहों पे स्टोर रखना ताकि अगर एक जगह पे डेटा खत्म हो जाए दूसरी जगह पे वो स्टोर रहता है। तीसरा रहता है हमारे पास पैरिटी। पैरिटी होता है अगर हमारे पास कहीं पे डेटा है कुछ डिस्क पे स्टोर, कौन कौन से डिस्क पे क्या क्या डेटा स्टोर है उसके रिलेटेड जो है इंफॉर्मेशन रख लेना, ठीक है, उससे हम कहते हैं पैरिटी। ठीक है, तीन चीज़ें आपको समझ आ गई। आप देख लीजिए हमारे पास रेड के अलग अलग लेवल्स हैं। हमारे पास पहले है रेड ज़ीरो, रेड लेवल ज़ीरो या रेड ज़ीरो भी कह सकते हैं आप। रेड ज़ीरो लेवल जो है, याद रखें अच्छी तरह से इसको अपने नोट्स में, अभी इसी वक्त आप अपने नोट्स में इस चीज़ को मेंशन किए। रेड ज़ीरो में खाली स्ट्रिपिंग होती है। क्या होती है? स्ट्रिपिंग, यानी कि जो डेटा होता है उसको छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम किया जाता है और बहुत सारे डिस्क्स पे इसको स्टोर रखा जाता है, ठीक है, ताकि आसान हो जाए हमें डेटा जो है, अगर हमने डेटा कभी रिट्रीव करना है या डेटा में कुछ अपडेशंस करने हैं, ये हमारे लिए इजी हो जाता है। तो इसमें रेड ज़ीरो में स्ट्रिपिंग होती है, डेटा खाली डिवाइड होता है छोटे छोटे टुकड़ों में और बहुत सारे डिस्क्स में इसको स्टोर रखा जाता है। ये है रेड ज़ीरो, याद रखें। इसके बाद है हमारे पास रेड वन। रेड वन में क्या होता है? रेड वन में होती है मिररिंग। क्या होती है? मिररिंग। मिररिंग यानी कि डेटा जो होता है उसके बहुत सारे कॉपीज़ बनाए जाते हैं सेम डेटा के। पहले रेड ज़ीरो में क्या होता था? डेटा को डिवाइड किया जाता था, हर एक हिस्से को अलग अलग डिस्क पे सेव रखा जाता था। लेकिन यहाँ पे जो डेटा हमारे पास है उस सारे डेटा का और एक कॉपी बनाया जाता है, बहुत सारे कॉपीज़ बनाई जाती है और अलग अलग डिस्क पे इसी डेटा को, इसी डुप्लीकेट डेटा को रखा जाता है। समझ लीजिए इस बात को, इसको हम कहते हैं मिररिंग। इसके बाद हमारे पास आता है रेड टू। याद रखें, रेड ज़ीरो रेड वन आपको समझ आया। रेड ज़ीरो में क्या होता है? स्ट्रिपिंग होता है। रेड वन में क्या होता है? मिररिंग होता है। रेड टू में क्या होता है? यहाँ पे भी स्ट्रिपिंग ही होती है। रेड टू में भी स्ट्रिपिंग ही होती है, लेकिन यहाँ पे बिट लेवल पे होती है, बिट लेवल पे। इसलिए बिट लेवल पे जब यहाँ पे स्ट्रिंग में होती है, यहाँ पे एक चीज़ यूज़ होती है जिसे हम हैमरिंग कहते हैं। ये एरर करेक्शन के लिए इस्तेमाल हम करते हैं। लेकिन रेड टू जो है ये ज़्यादा नहीं चला, इसलिए ज़्यादा फेमस नहीं है रेड टू। याद रखें, रेड टू में क्या होता है? बिट लेवल स्ट्रिपिंग होती है। यहाँ पे हैमरिंग यूज़ होता है जो एरर करेक्शन के लिए इस्तेमाल होता था, लेकिन रेड टू ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता है। ठीक है, चलिए रेड थ्री पे चले जाते हैं। ये अच्छी तरह से नोट्स में आप मेंशन कर लीजिए। रेड थ्री में क्या होता है? रेड थ्री में बाइट लेवल स्ट्रिपिंग होती है। ठीक है, रेड टू में क्या होता था? बिट लेवल स्ट्रिपिंग, यहाँ पे बाइट लेवल स्ट्रिपिंग होती है। बाइट लेवल स्ट्रिपिंग, अब मैं स्ट्रिपिंग बार बार डिस्कस नहीं करूँगा, बाइट लेवल स्ट्रिपिंग होती है रेड थ्री में। ठीक है, अच्छा, इसके बाद आया रेड फोर। ये एडवांस्ड वर्जन है रेड के। रेड फोर में क्या होता है? इसमें भी स्ट्रिपिंग होती है, लेकिन इसमें ब्लॉक लेवल स्ट्रिपिंग होती है। ब्लॉक लेवल स्ट्रिपिंग याद रखें, ब्लॉक लेवल स्ट्रिपिंग। और इसके साथ एक और फीचर ऐड किया गया, वो है डेडिकेटेड पैरिटी। डेडिकेटेड पैरिटी यानी कि यहाँ पे क्या होता था? यहाँ पे डेटा को ब्लॉक्स में डिवाइड किया जाता था और हर एक ब्लॉक को अलग अलग डिस्क पे स्टोर किया जाता था, लेकिन यहाँ पे एक डिस्क होता था जो डेडिकेट होता था, इसलिए कि ये स्टोर रखे कि कौन सी डिस्क में क्या क्या डेटा स्टोर है। ये एक डिस्क का काम होता था। याद रखें, यहाँ पे ब्लॉक लेवल स्ट्रिपिंग तो होता था, यहाँ पे डेटा को ब्लॉक्स में डिवाइड किया जाता था, हर एक ब्लॉक को अलग अलग डिस्क में रखा जाता था। उन डिस्क के रिगार्डिंग जो इन्फॉर्मेशन होती थी वो एक अलग डिस्क में रखा जाता था, जिसे हम डेडिकेटेड डिस्क कह सकते हैं, जिसे हम पैरिटी डिस्क भी कहते हैं। इसलिए यहाँ पे रेड फोर में दो चीज़ें होती थी, एक ब्लॉक लेवल स्ट्रिपिंग होती थी, दूसरा यहाँ पे डेडिकेटेड डिस्क रहता था, डेडिकेटेड पैरिटी रहती थी। ठीक है, याद रहा ये। इसके बाद आया रेड फाइव। रेड फाइव आप एडवांसमेंट्स देख लीजिए क्या क्या एडवांसमेंट आ रहा है। यहाँ पे जो होता था, यहाँ पे तो ब्लॉक लेवल स्ट्रिपिंग होती ही होती थी, लेकिन यहाँ पे और एक चीज़ हुआ। अब यहाँ पे डेडिकेटेड डिस्क नहीं रखा, बल्कि यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड पैरिटी रखा गया। डिस्ट्रीब्यूटेड पैरिटी। डिस्ट्रीब्यूटेड पैरिटी क्या होता है? पहले हमारे पास रेड फोर में क्या होता था? एक डिस्क रहता था जिसमें सारे ब्लॉक्स के रिलेटेड इंफॉर्मेशन रखा जाता था, लेकिन यहाँ हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटेड पैरिटी में क्या होता है? हर एक डिस्क में जिसमें हम कोई भी ब्लॉक रखते हैं, उसी डिस्क में हम जो है ये पैरिटी इन्फॉर्मेशन रखते हैं। हर एक डिस्क में पैरिटी इन्फॉर्मेशन रखा जाता है, हर एक डिस्क में पैरिटी इन्फॉर्मेशन डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था। एक अलग डिस्क नहीं रखा जाता है, एक डेडिकेटेड डिस्क नहीं रखा जाता है, बल्कि हर एक डिस्क में ये पैरिटी इन्फॉर्मेशन रखी जाती है। इसलिए इसको हम कहते हैं रेड फाइव। ठीक है, अच्छा, रेड सिक्स में क्या हुआ? ये सभी चीज़ें आप याद रखें। रेड सिक्स में भी यही हुआ था, डिस्ट्रीब्यूटेड ही हुआ था, लेकिन यहाँ पे दो दो ब्लॉक्स रखे जाते थे पैरिटी के लिए।
पहले में रेड 5 में सिर्फ एक ब्लॉक रखा जाता था पैरिटी के लिए, लेकिन यहाँ पे दो दो ब्लॉक्स रखे जाते हैं रेड 6 में, ठीक है। प्लस ब्लॉक लेवल स्ट्रिपिंग, ब्लॉक लेवल स्ट्रिपिंग ये होती है, ये डिस्ट्रीब्यूटर भी होता है 5 की तरह, लेकिन यहाँ पे दो दो ब्लॉक्स रखे जाते हैं, ठीक है। दो दो पैरिटी ब्लॉक्स रखे जाते हैं किसमें, रेड 6 में। अब आया आपको रेड 0, रेड 1, रेड 2, रेड 3, रेड 4, रेड 5, रेड 6 समझ। अच्छा, इसके बाद आया एक अलग चीज़ जिसे हम रेड 10 कहते हैं। रेड 10, रेड 10 क्या है, रेड 10 है रेड 0 प्लस रेड 1 का जो फीचर है, इन दोनों को मिलाया गया, ठीक है। रेड 0 रेड 1 के फीचर को मिलाया गया, इससे हम रेड 10 कहते हैं, ठीक है। रेड 10 क्या होता है, इसको कभी कभी दूसरा नाम रखते हैं, इसे हम कभी कभी नेस्टेड रेड भी कहते हैं, या हम इसे कभी कभी हाइब्रिड रेड भी कहते हैं, क्योंकि इसमें रेड 0 और रेड 1 के फीचर्स ऐड किए जाते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया ये सब। फिर एक बार मैं दोहराता हूँ आप लोगों के सामने। रेड 0 स्ट्रिपिंग होती है, ठीक है, रेड 0 में स्ट्रिपिंग होती है। रेड 1 में क्या होता है, मिररिंग होता है। रेड 2 में क्या होता है, बिट लेवल स्ट्रिपिंग होती है, बिट लेवल स्ट्रिपिंग याद रखें। रेड 3 में क्या होता है, बाइट लेवल स्ट्रिपिंग, रेड 3 में बाइट लेवल स्ट्रिपिंग होती है। रेड 4 में क्या होता है, रेड 4 में होता है ब्लॉक लेवल स्ट्रिपिंग, प्लस होता है यहाँ पे डेडिकेटेड पैरिटी, ठीक है, डेडिकेटेड पैरिटी, यानी कि एक अलग डिस्क रखा जाता है पैरिटी के लिए। यहाँ तक आपको क्लियर हुआ। इसके बाद रेड 5 में क्या होता है, रेड 5 में यहाँ पे ब्लॉक लेवल स्ट्रिपिंग भी होती है रेड 5 में, लेकिन यहाँ पे साथ साथ डिस्ट्रीब्यूटेड पैरिटी हो गया, यानी कि हर एक डिस्क में उसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन उसी में रहेगा, ठीक है। रेड 6 में क्या हुआ, इसमें ब्लॉक लेवल स्ट्रिपिंग तो होती है, लेकिन इसमें दो दो ब्लॉक्स रखे जाते हैं जो पैरिटी के लिए, ठीक है, दो दो ब्लॉक्स, 2 ब्लॉक्स फॉर पैरिटी। और रेड 10 क्या है, रेड 0 और रेड 1 का इनका मिक्स, इनका हाइब्रिड, उसको हम कहते हैं रेड 10, ठीक है। अब क्वेश्चन देख लीजिए क्या पूछा गया था रेड में से। रेड हमने पहले नहीं पढ़ा था, इसलिए मैंने आज रेड डिस्कस किया। प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं अगर आपको इसमें कन्फ्यूजन लग रहा है, तो मैं इसके लिए जो है प्रॉपर एक अब नोट लेके आऊँगा आपके लिए, ताकि आप जो है उस चीज़ को अच्छी तरह से समझे। वरना अगर आपको यहाँ पे अच्छी तरह से मैंने समझाया, अगर आपको समझ आ गया तो वेल एंड गुड, ठीक है। ब्लॉक इंटरलेव्ड पैरिटी बिलोंग्स टू विच रेड, ब्लॉक किस में स्टार्ट हुआ था, पहले हमने देखना है। ब्लॉक पहली बार रेड 4 में स्टार्ट हुआ था, रेड 4 में। अभी मैं बता रहा था ब्लॉक लेवल कब स्टार्ट हुआ, ब्लॉक लेवल रेड 4 में। लेकिन यहाँ पे पैरिटी खाली स्टार्ट यहाँ पे मेंशन किया गया। अगर डिस्ट्रीब्यूटेड पैरिटी होता तो हम लेवल 5 समझते, लेकिन यहाँ पे खाली डेडिकेटेड, जब खाली पैरिटी होगा यहाँ पे मेंशन नहीं किया होगा, तो इसका मतलब है डेडिकेटेड पैरिटी, ठीक है, डेडिकेटेड पैरिटी। तो डेडिकेटेड पैरिटी प्लस जो हम अभी बात कर रहे थे ब्लॉक लेवल स्ट्रिपिंग, वो किस में होता है, वो लेवल 4 में होता है। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। अगर आपको रेड समझ आ गया, रेड आज हमने डिस्कस किया, तो रेड में से कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा, आपको कहीं पे कोई दिक्कत नहीं हो जाएगी, ठीक है। चलिए आज का लेक्चर ये पे ख़त्म करते हैं। मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपको कैसा लगता है अगर हम डिस्कस करते हैं ऐसे एमसीक्यूज़ को। आगे हमारा जो स्टैटिस्टिक्स और कंप्यूटर का एमसीक्यू सीरीज़ है वो आगे वैसे ही चलेगा जैसा चलता आ रहा है। और हाँ, आपको आज का लेक्चर, आज के ये चीज़ें जो मैंने आपको एडिशनल पॉइंट्स बताए आपको समझ आए, प्लीज़ मेंशन इन कमेंट सेक्शन। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसके लिए एक अलग लेक्चर लेके आऊँ, प्लीज़ वो भी आप मेंशन कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आपसे इजाज़त लेते हैं। अगर आपको लेक्चर मेरा पसंद आता है, प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, ताकि हमारा भी मनोबल बढ़ा रहे, ठीक है। चलिए इजाज़त लेते हैं, बाय।